हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे पार्ट नंबर 18 को देखने वाले। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का जो ना दोस्तों काफ़ी सारे पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते, बारी बारी से आप सभी पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होते हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में घंटी का बेल आइकन मिलेगा, इसको प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और दोस्तों ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2022 का जो ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था वही आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य जो है ना दोस्तों काफी सारे, जैसे कि यहाँ पे जल आपूर्ति है और यहाँ पे भूमि सिंचाई के लिए भी और बिजली उत्पादन करने के लिए भी है, यानी कि टिहरी बांध का निर्माण काफी सारे उद्देश्य से यहाँ पे निर्माण किया गया था इसका, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये टिहरी बांध कहां पे है तो उत्तराखंड राज्य में, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप स्वयं कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देने का कमेंट सेक्शन में जाकर के। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में देख सकते गत वर्ष में, पिछले वर्ष ही आया था, दूसरा सीटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है कोयला, या फिर पानी, और ऑप्शन सी है वायु, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है सूर्य प्रकाश। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं मतलब प्रकृति में पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य साधन क्या है दोस्तों, मुख्य स्रोत क्या है तो सूर्य प्रकाश, यानी कि सोलर एनर्जी कहते हैं। और दोस्तों ये कोयला जो होते हैं ना अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ना प्रथम पाली में भी पूछा गया था और दूसरा पाली में भी पूछा गया था पिछले वर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होती है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जो इसका भंडारण सीमित हो, यानी कि जो आने वाले समय में समाप्त हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा, यह एक प्रकार का अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इनके अलावा यहाँ पे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और यहाँ पे महासागरीय ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी कि ये तीनों नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पिछले वर्ष ही पूछा गया था, 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना एक एक क्वेश्चन लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों क्या है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके यहाँ पे देखिएगा पेट्रोलियम और यहाँ पे जैव मात्रा, ये दोनों क्या है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और यहाँ पे क्या है कि जैव मात्रा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन ये गोबर गैस क्या है दोस्तों, ये भी एक जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लेकिन यहाँ पे दोनों में कौन है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय वही आपको पहचाना था। तो यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है जिसमें उत्तम ऊर्जा क्या होते हैं दोस्तों, जो सरलता से सुलभ हो सके, ठीक है, और जो प्रति एकांक आयतन तथा मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, और यहाँ पे जिसका भंडारण और परिवहन क्या हो दोस्तों, आसान हो। ये प्रश्न जो है हम आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पढ़ा चुके हैं। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत में काफ़ी सारे यहाँ पे खूबी होते हैं जो सरलता से प्राप्त हो जाए, जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक हो, और यहाँ पे जिसका भंडारण और परिवहन समान हो, यानी कि आसान हो। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, आपको बताना है कि ईंधन है, तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2022 का दूसरा श्रेणी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया सीएनजी या फिर एलपीजी या फिर लकड़ी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे ईंधन क्या क्या हो सकते हैं, सीएनजी हो सकते हैं, एलपीजी हो सकते हैं, और यहाँ पे लकड़ी, यानी कि ये तीनों हो सकते हैं। और दोस्तों ये सीएनजी का उपयोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2022 का जो है दूसरा श्रेणी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पेट्रोलियम या फिर कोयला, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं कि जो जीव जंतुओं से प्राप्त ईंधन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया और यहाँ पे कोयला हो गया, ये दोनों क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे क्लास काफी शानदार है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में 2022 का जो है ना प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया बायोगैस या फिर पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी है कोयला, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है वही आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जीवाश्म ईंधन कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे बायोगैस जो है ना दोस्तों ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, और यहाँ पे कोयला, ये तीनों क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यही प्रश्न जो है ना 2014 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लकड़ी या फिर आपका कोयला या फिर गोबर गैस, और ऑप्शन डी है ये सभी, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं कि जीव जंतुओं से प्राप्त ईंधन को ही हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, कोयला हो सकते हैं, लकड़ी हो सकते हैं, और यहाँ पे गोबर गैस, यानी कि ये सभी क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जीव जंतु से प्राप्त ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं कि जैसे यहाँ पे कोयला सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसको याद नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बड़े क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में देख सकते हैं पूछे जाते हैं, यानी कि पिछले वर्ष ही आया था इस तरह के प्रश्न। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक विद्युत सेल से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, विद्युत वाहक बल से कम होता है ना, यानी कि जो विभवांतर होते हैं ना वो क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल से कम होता है। और दोस्तों विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या होते हैं, विभवांतर होते हैं। और दोस्तों ये विद्युत वाहक बल का ऐसे मतलब क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं 2 वर्ष पूछा जा चुका है। देखिएगा यहाँ पे 18 का प्रथम पाली में तो पूछा गया था ही, और यहाँ पे 2020 का प्रथम पाली में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और यानी कि ये प्रश्न जो है ना 2023 के एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रश्न जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए वही आपको बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यहाँ पे अल्फा कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है दोस्तों, ऊपर मुखी रहती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में पूछा जा चुका है, 2022 का प्रथम मतलब दूसरा श्रेणी में पूछा जा चुका है ना। तो इस प्रश्न को भी आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जब भी एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो यहाँ पे कौन सी भौतिक राशि क्या रहती है दोस्तों, समान रहती है। तो विद्युत धारा समान रहती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ना। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समान बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ऐसे में जो अवतल दर्पण होते हैं ना इसके सामने हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी कि यहाँ पे कैपिटल आर पर रखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, समान आकार का बनेगा और कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनेगा ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। ये प्रश्न जो है ना 2021 का प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये भी प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 2021 का जो है ना प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सीधा और आवर्धित। आवर्धित कहने का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, सीधा तो बनता है, ये बनता है सीधा के साथ कैसा बनता है दोस्तों, छोटा बनता है। कहने का अर्थ है सीधा और ह्रासित मतलब छोटा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, यानी कि पार्श्व पक्ष दर्पण के रूप में मतलब इसका उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो 15 नंबर प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का दूसरा श्रेणी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया जल का या फिर आपका कांच का या फिर पित्तल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे में तो आपको पता होना चाहिए जो जल होते हैं और आपका जो कांच होते हैं ये दोनों का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये पित्तल होते हैं, आपका मिट्टी होती है, इसका उपयोग जो है ना दोस्तों लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे कितना दिया गया है, प्लस 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यह गोलीय दर्पण कैसा होगा ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है ना। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जो गोलीय दर्पण है इसकी फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों एफ बराबर क्या होते हैं, r/2 होती है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर r पूछा जाए तो r बराबर क्या हो जाएंगे, 2f हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 को हम लोग क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 20 दूना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या ना। चले फ्रेंड ये तो पूछा नहीं गया था, यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि ये कौन सा दर्पण होगा। तो यहाँ पे आप लोग कैसे पहचानिएगा, चिन्ह यानी कि साइन से पहचान लीजिएगा कि कौन दर्पण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और दोस्तों उत्तल दर्पण की मतलब फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया परावर्तन या फिर विवर्तन या फिर अपवर्तन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया ध्रुवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तालाब का जल जो है ना कम गहराई दिखाई देता है। तो इसका मुख्य और मेन कारण जो होते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि यहाँ पे आपके एग्जाम में 2 वर्ष पूछा जा चुका है, यानी कि 2 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिएगा 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा गया था और यहाँ पे 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो ना दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिएगा ऋणात्मक या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर धनात्मक या फिर शून्य, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो अवतल दर्पण होती है ना, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। और दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम है 100% पूछे जाएंगे, 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ना 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे स्मॉल एफ है और यहाँ पे उसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर ना। तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो आपका वक्रता त्रिज्या होती है ना, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कहने का अर्थ है जो आपका फोकस दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है r = 2f, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है और दोस्तों 2022 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए या तो वो समतल दर्पण होगा या तो आपका उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि दोनों दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं ना हमेशा सीधा बनता है ना। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2020 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में आपका दिया कांच में या फिर पानी में या फिर लोहा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है निर्वात में, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। और दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश चलती है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर तय करती है ना, आप कह सकते हैं इस तरह। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, मतलब किसी भी बिंदु वस्तु से निकल करके किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, फोकस या फिर मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2022 का प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो ना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो आपका खास करके जो ना दोस्तों एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना 18 का प्रथम सीटिंग में पूछा गया था और यही प्रश्न जो है ना दोस्तों 2022 का प्रथम पाली में पूछा जा चुका है ना। तो किसी भी शब्दकोश यानी कि कोई भी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है ना दोस्तों हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को जो है ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2022 का जो ना दोस्तों फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं इसके पीएच मान कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे मतलब ऑक्साइड के अम्लीय है और यहाँ पे अम्लीय विलयन की पीएच का मान क्या होता है दोस्तों, 7 से कम होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 7 से कम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आपका दिया गया, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन क्षारक अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, पिछले वर्ष ही पूछा गया था। तो यहाँ पे क्षारक अम्ल आपको पहचाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो क्षारक अम्ल हो जाएंगे ना, कौन सा अम्ल हो जाएंगे वही आपको बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2022 का जो है ना प्रथम पाली में पूछा जा चुका है
ना। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्षार का स्वाद कैसे होते हैं? कड़वा होते हैं। और दोस्तों जो अम्ल और क्षार आपस में संयोग करके जो उदासीन पदार्थ बनता है ना, वो क्या होते हैं? लवण होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में पूछा जा चुका, 2022 का प्रथम पाली में आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है कितने होते हैं? 10.5 होते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी का अम्ल है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बैटरी में जो है ना सांद्र H2SO4 अम्ल डाला जाता है, ठीक है। और दोस्तों अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस विलियन जब ना, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि लिटमस विलियन जब ना हो तो अम्लीय होता है, ठीक है, और ना ही क्षारीय होता है। तो ये तब जो है ना ये किस रंग का होता है? कहने का अर्थ है कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये किस रंग का होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो ये बैंगनी रंग का होता है ना। लिटमस पत्र जब ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, तो इस कंडीशन में किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो देख सकते हैं यहाँ पे 2022 का जो ना दोस्तों दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक यहाँ पे आपको पहचानना है। तो जिनमें क्या क्या होते हैं? NaCl और पोटेशियम क्या होते हैं दोस्तों? आयोडाइड होते हैं। और यहाँ पे NaCl और KiO3 होते हैं, यानी कि ये दोनों होते हैं, ठीक है। वो आपका क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक होते हैं, आयोडीन युक्त नमक। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट यानी कि 18 नंबर पार्ट में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये 30% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था ना। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है ना। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जब तक अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए दोस्तों, दिल से पढ़ाई कीजिए, पूरा फोकस कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, इधर उधर कम घूमिए दोस्तों। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए दोस्तों थैंक यू, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।